कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल विभिन्न प्रतियोगिताओं का दौर चल रहा है और जिसमें जो बच्चा सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। इतिहास विषय को काफ़ी बच्चे डिफ़िकल्ट समझते हैं, थोड़ा बोरिंग उनको लगता है, लेकिन इसकी उपयोगिता और इसकी आवश्यकता कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम आपको इसे और आसान बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको दिए गए कॉन्सेप्ट या पूछे गए क्वेश्चंस या कभी भी आप इतिहास की तैयारी करो तो एक बेस आपके पास हो, एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो, भारतीय इतिहास के विभिन्न चैप्टर्स की एक बेस लाइन आपके पास हो, जिसके आधार पर आप कॉन्सेप्ट्स को याद रख पाएंगे, तिथियों को याद रख पाएंगे और कौन सी घटना हुई और किस चैप्टर में हुई, किस तरह से वो चैप्टर चलता है, क्या उसकी विशेषताएं रहती हैं। ये सारी बातें उस चैप्टर के बेस का काम करती हैं। यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तब आपको बड़ी आसानी से चीज़ों को याद रखना, उनको लंबे समय तक अपनी मेमोरी में बनाए रखना कोई बड़ी बात नहीं होगी और आसानी से आप उसको याद कर पाएंगे, तथ्यों को याद कर पाएंगे। फिर कभी भी आप कहीं से भी कोई भी मटेरियल्स तैयार करें तो यदि आपका बेस है तो आसानी से आप उसमें पारंगत हो सकते हैं और एग्ज़ाम्स में ये एग्ज़ाम्स की तैयारी में इतिहास आपके लिए कोई बड़ी कोई बात नहीं रहने वाली है। तो इसलिए हमें इसकी तैयारी करनी है और ये सीरीज़ हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में लेके आए हैं। तो चलिए जल्दी से आज के टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या सभ्यता है और ये किस तरह से भारतीय सभ्यता में, भारतीय इतिहास में काम करती है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसा कि नाम से ही पता है कि सिंधु घाटी, सिंधु एक नदी है जो पश्चिमी भारत में बहती है और ये पाकिस्तान के बीचों बीच निकलती हुई अरब सागर में जाके गिरती है। तो इस घाटी के आसपास लगभग 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच एक कल्चर डेवलप होती है और वो कल्चर ही सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इस सभ्यता, इस नदी के साथ साथ बहुत सारे सिंधु घाटी के जो स्थल हैं वो उभर के सामने आते हैं। यदि मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बताऊं कि जो मानवीय विकास है वो मोस्टली नदियों के किनारे पे ही हुआ है। तो नदी के किनारों पे होने के कारण सारी कल्चर जितनी भी है, चाहे मेसोपोटामिया की है, चाहे वो ईरान की है, सभी, चाहे वो सिंधु सभ्यता है, सारी नदियों किनारों पर पनपती है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, एक गर्व करने वाली सभ्यता है। और इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता रहती है वो ये कि ये एक नागरिक सभ्यता है। नागरिक सभ्यता का मतलब क्या है कि ये एक नगरीय व्यवस्था है। जिस तरह का रहन सहन, स्टैंडर्ड गांव, गलियां, पक्की सड़कें और एक मैनेजमेंट, हाउस बिल्डिंग का मैनेजमेंट नगरीय व्यवस्था में है, तो वो आजकल जिस तरह की कल्चर हमारी है, ठीक इतने वर्ष पहले, हज़ारों वर्ष पहले ये हमारे भारत में देखने को मिलती है, जिस जो हमारे लिए गर्व की बात है। उस समय मेसोपोटामिया, आपकी ईरान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इसकी समकालीन सभ्यताएं हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज से लगभग लगभग 5000 साल के पहले ये कल्चर पनपती है। और काफ़ी, 5000 नहीं, थोड़ा उससे कम हो सकती है। एग्जैक्ट जो कार्बन 14 डेटिंग की जो डेट है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि कब इसका एग्जैक्ट डेट है। विद्वानों ने अलग अलग डेट्स इसकी दी हैं कि यह कब से कब तक भारत में पनपी है। तो कार्बन डेटिंग की यदि हम बात करें तो इसका कार्यकाल
लगभग 2350 से 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बुक्स के अंदर आपको ये अलग अलग डेट्स मिल सकती है, लेकिन जहाँ तक कार्बन वैज्ञानिक तथ्य हैं हमारे पास कार्बन 14, उसके आधार पर इसकी जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन लगभग 2350 से और 1750 के आसपास की टाइमलाइन है। खैर आगे चलते हैं। इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो खोज हुई सबसे पहले वो 1921 कब हुई? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, और दयाराम साहनी ने 1921 में इसको खोजा। ये जो हड़प्पा स्थल है, ये जो हड़प्पा है, ये स्थल जो है ना मिंटगोमरी ज़िला पंजाब प्रांत पाकिस्तान में नदी के किनारे ये स्थित है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो यह भी हड़प्पा सभ्यता का एक बड़ा महत्वपूर्ण नगर है, और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें इस नगर से प्राप्त होती हैं। और राखल दास बनर्जी ने 1921 में इसको खोजा। कब खोजा? 1921 में डेट आ जाती है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, कब की? 1921 में की, दयाराम साहनी ने किया, और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया। इसके अतिरिक्त यदि हम इसके विस्तार की बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई सभ्यता थी, देखो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये सिंधु घाटी के साथ साथ फैली है। यदि आप मैप देखोगे किताब में, बुक्स में आपको मैप मिल जाता है, तो पाकिस्तान के बीचों बीच कहिए तो जो नदी निकलती है सिंधु घाटी, ये सिंधु नदी निकलती है, तो इसके दाएं और बाएं किनारे के साथ साथ ये कल्चर यहाँ पर पनपती है। विस्तार में देखूँगी अफ़गानिस्तान साइड में भी कल्चर निकली है। बलूचिस्तान, ये कभी उस समय पाकिस्तान, बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान का पार्ट हुआ करता था। सिंध है, पंजाब प्रांत में है। गुजरात ये भारत में आ जाता है। राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा, पंजाब और में सभ्यता पनपती है। फिर आगे हरियाणा, पंजाब में, गुजरात में, भारत में इसकी लोकेशंस आती हैं कई बार कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो भी हम इसको लर्न कर पाएंगे। अब तक जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है वो यही कि ये सभ्यता क्या सभ्यता थी और किस नदी के किनारे फैली है, और कब कब इसका पता चलता है हमें। सिंधु घाटी की सभ्यता को हम हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं। विस्तार मैंने आपको बताया कि अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और गुजरात, राजस्थान आदि में इसका विस्तार हो जाता है। और अब जो है ना, हम मुख्य हड़प्पा कालीन स्थलों की बात करें तो इसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर, रोपड़, सुरकोटड़ा, मांडा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, ये सारे जो स्थान हैं हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे इसके राजनीतिक जीवन की बात कर लेते हैं कि इसका राजनीतिक जीवन क्या रहता है। राजनीतिक जीवन में भी यहाँ पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि ये पुरोहितों के अधीन शासन हुआ करता था। पुरोहित जो धार्मिक नेता होता था वो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को गवर्न करता था। कुछ और कहते हैं कि कोई राजा होता था। यानी कि इस कल्चर के बारे में कोई स्पष्ट हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हाँ, कुछ है, वो चित्रात्मक तौर पर लिपि है, चित्रात्मक लिपि बोलेंगे उसको। कुछ चित्र हमें मिले हैं, 150 से ज़्यादा चित्र मिले हैं, विभिन्न शिलाओं पे मिले हैं, वो सील्स पे मिले हैं। चित्रों के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास किया गया है। तो विद्वान आज भी उसको स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं, बट अभी तक सिंधु लिपि को पढ़ने में कोई उन्हें ख़ास उन्नति, कोई ख़ास प्रोग्रेस उनको नहीं हुई है। तो जिसके अभाव में अभी तक ये कल्चर अंधेरे में ही है। कुछ ज़्यादा इसका विस्तार अभी तक समझ लोगों को नहीं है। बट
जिस तरह के रहन सहन है उनका, उनसे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पर पुरोहितों का शासन हुआ करता था। इसके सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन में यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर सॉरी, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की वजह से थोड़ा सामाजिक जीवन में सिंधु समाज मातृ प्रधान समाज था। बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये प्रधान मातृ प्रधान समाज था। और नगरों के जो बचे हुए अवशेषों से पता चलता है कि लोग शहर हुआ करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो ये उस समय के प्रसिद्ध शहर थे। तो बड़े ही विलासपूर्ण जीवन जिया करते थे। और जो गांव वाले लोग हैं वो कृषि आदि काम करके अपना गुजारा किया करते थे। कृषक है, शिल्पकार है, मजदूर है, चिकित्सक है, पुरोहित है और दूसरे लोग समाज का पार्ट हुआ करते थे। इस समय सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा के श्रमिकों की बात करें तो बहुत सारी हमें सबूत मिले हैं कि श्रमिक बस्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं। कुछ दास प्रथा के भी संकेत हमें यहाँ पर मिलते हैं सामाजिक जीवन के अंतर्गत। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के खाना खाते थे। गेहूं, जौ, खरबूज, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी, बत्तख आदि का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत लोग दास भी हुआ करते थे। बंधुआ मजदूरी यहाँ पे लोग किया करते थे। औरतें जो है ना काजल, पाउडर, लिपस्टिक, दर्पण आदि का प्रयोग किया करती थी। मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, पाशा, शिकार, मछली पकड़ना आदि वो सब किया करते थे। मेरा एक बार फिर बता दूं, मेरा मात्र लक्ष्य है आपको बेस प्रदान करना है सभ्यता के बारे में कि सभ्यता है क्या। उससे डरना नहीं है बल्कि उसको जानने का प्रयास करना है। आसान शब्दों में समझने का प्रयास हम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन उसका कैसा था। तो धार्मिक जीवन की यदि बात करें तो धार्मिक जीवन में वो बड़े धर्म को मानने वाले थे। एक तरह से हिंदुत्व की जो जड़ें हैं, यदि मैं कहूँ कि हिंदुत्व की जो जड़ें हैं वो सबसे पहले हमें उस समय के धार्मिक जीवन में ही देखने को मिलती हैं। धार्मिक जीवन में हड़प्पा संस्कृति के लोग मानव, पशु, वृक्ष आदि की उपासना करते थे। बहुत सारे मिट्टी के हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, पत्थरों की छोटी छोटी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मोहरे प्राप्त हुई हैं और पत्थर निर्मित लिंग और योनि हमें वहाँ पर मिले हैं। मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, जहाँ पर बहुत सारे चित्र उभरे हुए हैं, ऐसे हमें मिले हैं विभिन्न किताबों में। आप बुक्स में ऐसा देख सकते हैं। और धार्मिक विचारधारा के तौर पे यदि कहें तो मातृदेवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु जल आदि की पूजा का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग है। उसके बाईं ओर एक मुद्रा में गैंडा है, भैंसा है, और दाईं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र और हिरण का चित्र मिलता है। इसे हम पशुपति शिव के रूप में जानते हैं। इस तरह से यदि संक्षेप में हम देखें तो मातृदेवी और पशुपति और कुब्बड़ वाला बैल इस कल्चर के धार्मिक आधार थे जिस पे ये काम किया करते थे। और बहुत सारी बातें हैं,
बहुत सारी कल्चर के रीति रिवाज हैं इसके। बस सारांश में आपको सिर्फ एक परिचय करवाना है कि आप इसको समझ जाएं। यदि हम इसकी आर्थिक स्थिति की बात करें, आर्थिक स्थिति में भी लोग जो है ना विभिन्न एक्टिविटीज़ में शामिल थे। जैसे कृषि है, कृषि जो है ना लोग किया करते थे। सैंधव लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। गेहूं और जौ मुख्य फसलें हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त मटर, सरसों, तिल आदि भी खूब वहाँ पर बनाए जाते थे। और पशुपालन में बैल, भैंस, गायें, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे, कच्छर आदि जानवर बड़े ध्यान से और काफ़ी संख्या में पाले जाते थे। परंतु घोड़े पालने का हमें कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। हाथी को पालतू बना लिया गया था। ध्यान दीजिए कि विभिन्न पशुओं के माध्यम से वो अपनी आजीविका को चलाया करते थे। और यदि इसके हम उद्योगों की बात करें, आर्थिक स्थिति के अंदर यदि हम इसके उद्योगों की बात करें तो बहुत सारे काम किया करते थे। इनमें मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्टे के अवशेष मिले हैं, जो है ना बहुत सारे और एक्टिविटीज़ हमें मिली हैं। लेकिन वे तांबा में 3 मिलाकर कांस्य बनाना भी जानते थे। नाव बनाने के साक्ष्य मिले हैं। और इस सभ्यता का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। निर्माण, मुद्रा निर्माण, मूर्ति निर्माण, आभूषण एवं मनके बनाने के साक्ष्य भी चौंदड़ियों से हमें मिले हैं। विभिन्न जो है ना कला एवं शिल्प के कारीगर यहाँ पर मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से एक दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति मिली है। और हड़प्पा और चौंदड़ों से कांसे की गाड़ियाँ मिली हैं। और बहुत सारे बड़े कई चीज़ें मिली हैं जो पेपर में कई बार पूछ ले जाते हैं कि नर्तकी की एक नाचती हुई मूर्ति है, नर्तकी की वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। और एक बड़ा जो स्नानागार है वो भी मोहनजोदाड़ो से मिला है। और विदेशी व्यापार की हम जहाँ तक बात करें, व्यापार की बात करें तो व्यापार काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है वहाँ पर। ढेर सारी सील हमें मिली हैं, मिट्टी की बनी हुई है। माप तोल के पैमाने मिले हैं। और दूसरी जो उसके साथ जुड़ी हुई सभ्यताएं हैं, उसके समकालीन सभ्यताएं हैं, उन सभी में हमें उसके संबंध देखने को मिलते हैं। विदेशी व्यापार के तौर पर मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापार के चिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें वो आयात किया करते थे, निर्यात भी किया करते थे। आयात किए गए वस्तुओं की बात करें तो सोना हमें अफ़गानिस्तान से, फारस से और भारत के कर्नाटक से भी मिलते थे। चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से आते थे। तांबा खेतड़ी राजस्थान है जो, वहाँ से आता था। टीन ईरान से आता था। सेलखड़ी जिसकी मोहरें बनती थी सेलखड़ी की, तो बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात आदि से मिलते थे। शीशा है, शिलाजीत है, लाजवर्द है, ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। देखो बहुत सारी हमारे पास इसके संबंधित जानकारियाँ हैं। नगर प्लान इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का नगर जो है ना, नगर प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति एक नागरिक सभ्यता थी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं यदि हम देखें तो विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर यहाँ पर पाए जाते हैं। सभ्यता के नगर को 2 मुख्य भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे ऊंचे टीले पर स्थित प्राचीन बस्ती और नीचे आम लोगों के आवासीय क्षेत्र हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता था ऊंचे टीले पर प्राय जो शासक होता था उसका निवास होता था, और निचले टीले पर जो है ना, निचले जो आवासीय क्षेत्र होते थे वहाँ पर आम लोग वहाँ पर रहा करते थे। हड़प्पा संस्कृति की जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी। गजब की जो है ना जल की निकासी हुआ करती थी। समकालीन अन्य सभ्यताओं में इस तरह की साफ सफाई की ओर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के लोग इस और पर बहुत ध्यान किया करते थे। नालियाँ ईंटों पत्थरों से ढकी होती थी, और जो है ना सड़कें बहुत ही शानदार तरीके से प्लान की जाती थी, और इस तरह से प्लान की जाती थी कि जो हवा चलती थी ना, तो गाँव की सड़कें जो है ना ऑटोमेटिकली हवा के द्वारा ही जो कचरा है गाँव का वो बाहर किया जाता था। तो हमने इसके राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन
और इसके विस्तार के बारे में बहुत सारी बातें आपसे शेयर करने का प्रयास किया है, एक बेस आपका बनाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको इससे ज़रूर लाभ होगा, कॉन्सेप्ट को समझने में ये आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो चलिए इस सभ्यता से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंह द्वार की संज्ञा दी जाती है? सिंह द्वार, तो वो है आपका हड़प्पा। हड़प्पा को सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। लोथल का गोदीवाड़ा, अब लोथल क्या है? लोथल गुजरात में स्थित एक स्थल है, गुजरात में लोथल। गोदीवाड़ा क्या होती है? आज की जैसे बंदरगाह होती है ना, तो उस समय उसे बंदरगाह बोलते हैं। किस नदी से जुड़ा हुआ था? वो है भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी से वो जुड़ा होता था। और कार्बन, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरू से बताने का प्रयास किया है कि कार्बन 14 विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का अनुमानित समय क्या है? तो उसका अनुमानित समय रहेगा, मैंने 2300 से और 2350 के बीच में आपको बताया था। तो यही विषय, यही इसका एग्जैक्ट है। क्योंकि साइंटिफिक सिस्टम को ही हम मानेंगे तो इसके आधार पे ये है। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता नागरिक सभ्यता थी। नागरिक सभ्यता, और नागरिक सभ्यता का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि नागरिक सभ्यता मतलब कि वहाँ पर शहरी तर्ज पर मकान और लोगों का लाइफस्टाइल हुआ करता था। आगे है, हड़प्पा कालीन संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? देखो लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है। रंगपुर, आई थिंक इट इज़ इन रंगपुर। let me show the exact location, please give me some time to find out where is the location of this important place of Rangpur. As I Rangpur, it is also located in Gujarat. Yes. और कालीभंगा ये राजस्थान में है। और बनावली बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है, बनावली। ये बनावली है आपका हरियाणा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सिंधु, हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई भाई? ये आई 1921 से 1922 के। इनकी सेकंड वाला आंसर आपका आंसर हो जाएगा। 1921 से 1922 के बीच में ये कल्चर यहाँ पर पनपती है। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? देखो, क्रीट की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये सब जो है इसकी समकालीन थी। केवल रोम की सभ्यता नहीं थी। रोम की सभ्यता के बारे में कभी हुआ तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कभी रोम के बारे में। तो रोम की सभ्यता उसकी समकालीन नहीं थी। सिंधु सभ्यता किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध थी भाई? तो वो था कपास, कॉटन। कॉटन फार्मिंग इज़ वेरी फेमस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, सिंधु घाटी में मिट्टी के बर्तन किस प्रकार बनाए जाते थे? सिंधु घाटी में मिट्टी के बर्तन किस प्रकार बनाए जाते थे? तो सांचे में ढालकर, बिना सांचे के, या चाक पर? तो क्या आएगा यहाँ पर? चाक पर। चाक से वो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, चाक पर। ठीक है ना? चाक से वो बनाए जाते थे। अरे भाई चलना, चाक से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस देश के साथ सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संपर्क नहीं था? जैसे कि मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ईरानी, ये कल्चर उसके समकालीन हुआ करती थी, लेकिन चीन के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो मैंने एक हल्का सा प्रकाश ये सारी बातें आपको समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि यदि इसको आप स्टोरी टाइप में लेके आएँ और तो आसानी से आप इसको समझ पाएंगे चैप्टर को। यदि ओवरऑल मैं एक समीक्षा करूं तो सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही शानदार सभ्यता रही है, और भारतवर्ष के लिए बड़े गौरव की बात है कि ये सभ्यता हमारे यहाँ पर पनपी है। पूर्ण रूप से नागरिक व्यवस्था, नागरिक कल्चर थी। और आने वाली जो इसके बाद की सभ्यताएं रही हैं, चाहे वो आर्य सभ्यता है जिसके ऊपर हम आपसे मिलेंगे, तो वो सभी जो है ना नागरिक सभ्यता है ये। और बहुत सारी और
इसकी करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, तो आप पॉज करके आसानी से उनको समझ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच टू join with us. If you like the video, please subscribe the channel. That gives me encouragement to make videos for you. Thank you very much, students.